हाय एवरीवन। तो ये जो क्लास होगा जो कि फिफ्थ क्लास होगा, है ना। इससे पहले जो है एक क्लास कवर कर चुके हैं जिसमें से जो मुगल एम्परर का पार्ट वन है ये कवर हो चुका है। ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे पार्ट सेकेंड को, उसमें थोड़ा सा ब्रीफली पूरा डिस्कस कर लिए थे कि कैसे जो है मुगल एम्परर का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत से मुगल एम्परर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। तो जो बेसिक्स पॉइंट है, जो इंटरलिंकिंग पॉइंट है, उसे जो है पहले क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तो सिक्स क्लास होना चाहिए। ठीक है। तो पार्ट सेकेंड को कवर करेंगे और ये लास्ट क्लास होगा। ये जो है लास्ट क्लास होने वाले हैं। इसके बाद जो है दो क्लास और आएगा जिसमें से जो मराठा किंगडम है उसको कवर करेंगे, और उसके साथ जो सूफी सेंथ है, जो हिंदुइज्म का जो ओरिजिन है, जितना भी सेंथ है उससे रिलेटेड एक और लेक्चर आएगा। तो दो लेक्चर और आएगा जिसके बाद पूरा कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये रहने वाले हैं सिंगल लेक्चर जिसमें से पार्ट सेकेंड जो मुगल इंपर है उसको पूरा इन डेप्थ के साथ कवर कर लेंगे, और ये लास्ट क्लास भी होगा। तो पिछले क्लास तक ये सब चीज को कवर कर चुके थे, पूरा किंगडम के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कैसा वो लोग जो है इंडिया में आए, है ना, कैसे वेस्टर्न साइड से आए, ये हर एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट हमें एटलीस्ट अभी नहीं करना है। फिर अब हमें जो है कवर करना है नेक्स्ट हुमायूं के बारे में। इससे पहले जो है बाबर के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन बाबर को जो है ना बहुत ज़्यादा जो एक एक्सटर्नल जो बैटल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, क्योंकि बाबर का टाइम पीरियड कितना ईयर्स रहे, केवल जो है 4 ईयर्स जो है अपने को रूल कर पाए और जो मुगल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किए। लेकिन अल्टीमेटली वो तो केवल और केवल जो है 4 ईयर्स रहे हैं। जो लास्ट के बाद जिस इसके बाद जो एम्परर आएगा, इसके बाद जो किंग आएगा वो है हुमायूं। और मेजर जो चैलेंजेस फेस किए गए थे वो हुमायूं के द्वारा ही फेस किए गए थे। कैसे फेस किए गए थे देखो, हुमायूं का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो 1530 से 40 रहे हैं और 55 से 56 टाइम पीरियड रहे हैं। इन्होंने जो है सक्सेस किए हैं, जैसे बाबर का डेथ हुआ उसके बाद नेक्स्ट सक्सेस करने या फिर सक्सेस किए गए हैं वो हुमायूं के द्वारा ही सक्सेस किए गए थे। लेकिन जब ये आए ना, जैसे ही बाबर आया तो बाबर क्या किए कि बहुत ज़्यादा बैटल लड़े थे, जैसे कि पानीपत का बैटल हो गया, प्लस एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे, एक्सटर्नल जो टेरिटोरियल एक्सपांसन हो रहे थे, तो बाबर को भी उसका भी सामना करना पड़ा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जब बाबर पूरा डेथ हो गया, बाबर का डेथ हुआ, तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक एडमिनिस्ट्रेशन रहे थे। उसी के साथ बैटल लड़े थे तो बैटल में फाइनेंशियल खर्च होगा ही होगा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। प्लस जो अफगान का रिसर्जेंसी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उस समय भी देखने को मिल रहे थे, और उसी का एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब बाबर वहाँ पे बैटल लड़ रहे थे। तो जितना भी कॉन्सिक्वेंसेज है पूरा हुमायूं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके फादर जो बाबर है उसका तो डेथ हो गया, लेकिन अल्टीमेटली किंग कौन बने हैं, हुमायूं। तो जो फादर का जितना भी यहाँ पे वीक एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं, अफगान रिसर्जेंस रहे हैं, री इंसर्जेंस रहे हैं, ये सब हुमायूं को ही झेलना पड़ा। और इसी के चलते कई बैटल हुमायूं के द्वारा भी लड़े गए हैं, जैसे कि सेगाब चिनार हो गया, मिर्जापुर के साथ लड़े हैं। इसमें जो दरदाह है, अफगान का रूलर है दरदाह, उसको डिफीट किए गए हैं। चुनार का मतलब होता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में अगर जाना है तो इससे होकर जाना पड़ता है। अगर लोकेशन देखोगे तो ये वाला जो ईस्टर्न इंडिया है ना, ये वाला, तो ईस्टर्न इंडिया में अगर जाना है तो एक गेटवे की तरह काम करते हैं चिनार। ये तो एक बैटल हो गया, और सब्सिक्वेंट सक्सेड में जो है कई बैटल लड़े गए हैं हुमायूं के द्वारा, जैसे कि बैटल ऑफ चौसा हो गया बक्सर में, है, जिसमें जो शेरशाह सूरी हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा डिफीट किए गए हैं हुमायूं। तभी तो जो है हुमायूं कुछ ईयर्स के लिए, यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो गैप दिख रहा है ना 1940, उसके बाद 1940 से ये जो हुमायूं रूल किए हैं वो 55 को रूल किए हैं। तो बाकी का जो ईयर वो कहाँ चले गए, जो 15 ईयर्स है यहाँ पे जो 15 ईयर्स हैं, तो ये 15 ईयर्स चले कहाँ गए। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही शेरशाह सूरी डिफीट किए गए, किसको डिफीट किए, हुमायूं को डिफीट किए, तो हुमायूं को हरा दिए। तो हुमायूं क्या है, देश छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, ऐसे बोलो, इसको एग्जाइल दे दिए थे। एग्जाइल कहाँ पे दिए थे इसको, जो सिंध एरिया है, ये जो वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे सिंध है, ठीक है, अमरकोट सिंध है, तो वहां पे इसको जो है एग्जाइल कर दिए गए थे, वहीं पे रहो करके। और जब हुमायूं जो है इस सिंध एरिया में रह रहे थे तो इसी का जो चाइल्ड आएगा, जो चाइल्ड जो कि नेक्स्ट यहाँ पे इम्पर बनेगा, वो यहीं से उसका जो है बॉर्न हुआ है जब ये लोग एग्जाइल में थे। तो एक यहाँ पे बैटल लड़े, पहला बैटल यहाँ पे हुआ सेग ऑफ चिनार चुनार,
ये समझ आ गया। बैटल ऑफ चौसा भी समझ आ गया, और ये बैटल ऑफ चौसा में ही हुमायूं के यहाँ पे एग्जाइल हुआ था, क्योंकि हुमायूं को डिफीट कर दिए गए थे शेर शाह सूरी। अब ये डाउट आएगा कि क्यों डिफीट किए गए थे। तो देखो, डिफीट करने का कई रीजन हो सकते हैं। पहले बात, टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहे होंगे, या फिर कोई जो शेर शाह सूरी है, या फिर कुछ दुश्मनी इस तरीके से हो सकता है। और उसी के साथ इंडिया का जो रिसोर्सेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रिसोर्सेज रहे हैं। हर फील्ड में इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कंट्री भी रहे हैं, है ना। तो एक ये रीजन हो सकता है। साथ ही साथ जैसे ही बैटल ऑफ चौसा हुआ 1536 में, उसी के जस्ट 1 ईयर आगे, है ना, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हो गया। अब बैटल ऑफ कन्नौज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कन्नौज एरिया को अगर देखोगे तो कन्नौज जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे रिवर का जो है फ्लोमेंट होता है, तो रिवर का फ्लोमेंट होता है, तो जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो कन्नौज एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, प्रॉपर लेवल में यहाँ पे होता है। और उसी के साथ जो कन्नौज एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज भी मिले जाते हैं, जिससे जितना भी वारफेयर में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि तलवार हो गया, है ना, कोई गन हो गया, तो ये सब का जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल कहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाता है, कन्नौज से। तो इसलिए कन्नौज भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहे हैं, जिसमें से डिसीजी और बैटल लिए गए हैं। और इसमें जो हुमायूं का फर्स्ट रेन है वो यहीं से इंड भी हो गए। और इसके बाद, है ना, जैसे ही 1939 में तो बैटल हुआ है, बैटल ऑफ चौसा, फिर 40 में फिर बैटल होगा, और यही 40 बैटल में क्या हुए कि हुमायूं जो है एग्जाइल हो गए। और इसी टाइम जैसे ही हुमायूं को एग्जाइल किए गए हैं, तो जो शेर शाह सूरी है ना, वो अपना शॉर्ट पीरियड के लिए जो मुगल एम्परर है वहां पे अपना इस्टाब्लिश कर लिए थे, अपना जो डायनेस्टी उसको इस्टाब्लिश किए गए थे। तो इस समय तक अगर देखोगे तो मुगल एम्परर डिक्लाइन हो गए। एक टाइम के लिए ऐसा सोचो कि जो मुगल एम्परर है पूरे यहाँ से डिक्लाइन हो गए। लेकिन जब शेर शाह सूरी का डेथ होगा, तो जैसे ही शेर शाह सूरी के डेथ होंगे, तो उसके बाद जो हुमायूं एग्जाइल हुए थे, कहाँ एग्जाइल हुए थे, अमरकोट, जो सिंध एरिया वहां पे। तो जैसे ही डेथ होगा शेर शाह सूरी का, तो फिर से यहाँ पे हुमायूं अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे, और जो मुगल एम्परर है पूरा और प्रॉपर लेवल में यहाँ पे संचालित होगा, आगे चलते जाएंगे। इस तरीके से हुआ था। तो कहाँ पे हुमायूं के एग्जाइल किए गए थे, अब इसके बारे में तो पता चल गया। और जो अकबर है, हुमायूं का सन अकबर आता है, तो जो अकबर का बर्थ हुआ था वो यहीं हुए थे, सिंध अमरकोट एरिया में हुए थे। ठीक है, तो अब उसके बाद ये बाकी चीज को तो बता ही दिया हूँ इसमें। लेकिन अगर देखोगे तो जो हुमायूं का टाइम फ्रेम रहा है ना, यहाँ पे आर्किटेक्चर का ओरिजिन बहुत ज़्यादा हुआ है, पेंटिंग का ओरिजिन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। साथ ही साथ जो लिटरेचर का प्रोग्रेस है, वो हर एक फील्ड में यहाँ पे प्रोग्रेसमेंट देखने को मिला है। और इनफैक्ट अगर पूरा इंटायर मुगल एम्परर के बारे में अगर देखा जाए, तो मुगल एम्परर में थोड़ा सा गोल्डन एज भी कंसीडर किए जा सकते हैं। क्यों ऐसा? जैसे कि गुप्ता एज को कंसीडर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक फील्ड में एडवांसमेंट हुआ है, चाहे जो है आर्किटेक्चर हो, चाहे पेंटिंग के बेस में हो, है ना, म्यूचुअल पेंटिंग हो गया, मिनिएचर पेंटिंग हो गया, लार्ज पेंटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो है पेंटिंग खाना भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर एक फील्ड में यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ है। और यहाँ जो एडवांसमेंट का लेवल अगर देखोगे, जो फाउंडेशन स्टोन जहाँ से रखे गए थे और जहाँ से इन सब चीज़ का जो है एडवांसमेंट हुआ है, वो यही टाइम है, हुमायूं का ही टाइम फ्रेम है, जहाँ पे हर एक फील्ड में एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। इतना सब चीज़ जो एडवांसमेंट देख रहे हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, ये बाबर के टाइम में नहीं हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना, क्यों नहीं हुआ है। देखो, बाबर एक तो 4 साल ही यहाँ पे रूल कर पाए, और 4 साल में जो मोस्टली इसका टाइम पीरियड गया है, टाइम फ्रेम यहाँ पे रनिंग हुआ है, वो पूरा वारफेयर में हुआ है। वारफेयर के साथ पूरा जो टेरिटोरियल है, जो मुगल एम्परर को कंसोलिडेट करना होता है, वही टाइम में चले गए हैं। तो सब टाइम तो वहीं पे चले गए हैं, तो ये आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इन सब में ध्यान कैसे दे पाएंगे बाबर जो है। तो जो आर्किटेक्चर है, पेंटिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, तो जिसमें से पहला कवर करते हैं आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो न्यू सिटी है दीना पना, जो दिल्ली में है, इसका फाउंडेशन स्टोन यहीं पे रखे गए थे। जो जमाली जो मॉस्क है, उसी के साथ जो ईसा खान मॉस्क हो, ये सब चीज़ जो आर्किटेक्चर है ये यहीं पे बनाए गए थे। जो हुमायूं टर्म है, इसको भी इनिशिएट किए गए थे हुमायूं के ही द्वारा। और पेंटिंग में जो फाउंडेशन स्टोन होता है, जहाँ पे जो मिनिएचर पेंटिंग होता है, मिनिएचर मतलब समझते हो ना, इस तरीके से कोई पेपर हो गया, तो पिक्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस पिक्चर को स्मॉल लेवल में रिप्रेजेंट करना, वो मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में आते हैं। तो इस तरीके से जो मिनिएचर पेंटिंग है, कोई स्टोरी है, तो उस स्टोरी को मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में दर्शा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जो पेंटिंग है उसका भी ओरिजिनेट हुआ है। जो पर्शियन पेंटर, यहाँ पे नाम भी याद रखोगे, है ना, जैसे कि मीर सैयद अली हो गया, अब्दुल समद हो गए, जिन्होंने इस्टाब्लिश भी किए हैं पेंटिंग वर्कशॉप के द्वारा, या फिर पेंटिंग वर्कशॉप भी इस्टाब्लिश किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है पेंटिंग में भी, साथ ही साथ लिटरेचर जो है, जैसे कि हुमायूं नामा लिटरेचर हो गया, जिसे गुल बेगम के द्वारा लिखे गए हैं इसको। तो इस तरीके से हर एक फील्ड में यहाँ पे एडवांसमेंट जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं कि हुमायूं को एग्जाइल किए गए थे शेर शाह सूरी के द्वारा। तो मुगल इंपर को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे शेर शाह सूरी भी अपने इंपायर को इस्टेब्लिश किए गए थे। तो थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। लेकिन जो शेर शाह सूरी है, इसका जो एक्चुअल नाम ये शेर शाह सूरी नहीं है, इसका एक्चुअल नाम जो है फरीद है। एक्चुअल नाम फरीद है। और यहाँ पे जो शेर रखा हुआ है ना, तो शेर का मतलब इन्होंने जो है, इसका नाम नहीं है, एक्चुअली टाइटल लिए गए हैं। जो शेर जो टाइगर है, तो टाइगर को डिफीट किए गए थे इसी के द्वारा, ठीक है। जो फरीद है इसके द्वारा जो है टाइगर को डिफीट किए गए थे, तो वहीं से शेर एक टाइटल लग गया, और उसी के साथ जो है शेर शाह सूरी, इस तरीके से जो है पूरा इसका नेम चले गए। और शॉर्ट पीरियड के लिए जो सूर्य इंपरर है उसको इस्टेब्लिश किए गए थे इस मुगल डायनेस्टी में। और मुगल डायनेस्टी में यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन इतना आसान नहीं था, कई बैटल यहाँ पे इसको लड़ना पड़ा। जैसे कि मालवा एंड रणथंबोर के साथ हो गया, है ना, फिर रायसेन हो गया, चित्तौड़ हो गया, कालिंजर हो गया, ये कुछ एरिया है इसके साथ बैटल इसको लड़े गए, है ना, बैटल इसके साथ हुए हैं। और जो है 1940 में एक बैटल लड़ा था। कौन सा बैटल है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, जो सेकेंड अफगान बैटल हुआ था ना वहाँ पे 1940 में, तो हुमायूं को डिफीट इसी एरिया में किए गए थे, इसी टाइम फ्रेम में किए गए थे। इसके बाद जो है जैसे ही शेर शाह सूरी का डेथ होगा, तो और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आएगा, जैसे कि इस्लाम खान हो गया, आदिल शाह सूरी हो गया। लेकिन जितना भी लास्ट रूलर आता है, वो लास्ट रूलर डायरेक्टली जो अपना टेरिटोरियल है उसको डिक्लाइन की तरफ ही लेके जाते हैं। मोस्टली केसेस में यही होता है। तो जैसे ही शेर शाह सूरी का डेथ हुआ, तो जो हुमायूं हैं वो दोबारा इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्परर का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को देखोगे हुमायूं का, अगर ओवरऑल अगर डिस्कस किया जाए, तो ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे पूरा हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे कि हाईली सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सेंट्रल लेवल में हर एक चीज प्लानिंग होगा, और सेंट्रल लेवल को भी डिवाइड किए जाते हैं मिनिस्टर्स के फॉर्म में। कौन कौन मिनिस्टर इसमें रहे हैं? जैसे कि रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर दीवान ए विजारत हो गया। आर्मी के लिए जैसे कि दीवान ए अरीज हो गया, फिर दीवान ए रसालत हो गए जो कि फॉरेन अफेयर्स को देखेंगे, फिर दीवान ए इंसा हो गए जो कम्युनिकेशन सेक्टर को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। प्रोविंशियल सेटअप भी इसके द्वारा किए गए थे, क्योंकि पूरा एरिया को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोविंशियल सेटअप भी किए गए थे। जो इम्परर रहेगा, जो हेड में रहेगा, है ना, उसको सरकार बोले जाएंगे। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे या फिर जो चीफ रहेंगे, जैसे कि इसमें से जो है चीफ सिकदार हो गए जो कि लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले हैं, चीफ मुंसिफ हो गए जो कि जस्टिस एरिया को देखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जितना भी टर्म आ रहा है ना, ये टर्म को हो सके तो रटना है तो रट लो, लेकिन इस टर्म को भूलना बस मत, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर इसमें कैसे थे, ये चीज ध्यान रखना कि कैसे जो है यूपीएससी क्वेश्चन बनाते हैं। हमें पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे वो पूरा हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रहे, लेकिन वो यूपीएससी क्या करेंगे कि रेवेन्यू और फाइनेंस जो लिखा हुआ है इसको न दे के इस तरीके से कोट करेंगे कि दीवान ए वजारत किससे बिलोंग करते हैं। तो अगर रेवेन्यू एंड फाइनेंस अगर नहीं पता है और ये वाला अगर पता है, तब तो आंसर कर पाओगे। तो ये वाले जो टर्म है, और मोस्टली यही टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और मुगल इंपरर पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। फिर सरकार हो गया, परगना है, फिर ये मिलिट्री के लिए ये वर्ड यूज किए हैं, रेवेन्यू के लिए अमीन वर्ड है, फिर ट्रेजरर के लिए कोटेदार हैं, करतुंस हो गया जो कि अकाउंटेंट हैं, बेसिक यूनिट के लिए विलेज हैं, मौजा हैं। ये सब यहाँ पे याद रखने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जितना भी यहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं। अब ऑफिशियल्स हैं तो उसको भी सैलरी चाहिए, तो सैलरी कहाँ से आता था? और जो किंग है, तो किंग के पास रेवेन्यू कहाँ से आते थे? तो रेवेन्यू यहाँ पे आते थे, वो है डिमांड के फॉर्म में, या फिर कोई गिफ्ट दे दिया उसके फॉर्म में। और मोस्टली जो टैक्स लिए जाते हैं वो टैक्स ही हैं,
जितना भी इम्पर यहाँ पे देखे हैं तो वहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो मोस्टली बेस्ड होता है टैक्स बेस्ड सिस्टम से। जैसे कि स्टेट डिमांड में 1/3 ऑफ एवरेज यील्ड यहाँ पे लिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फ्लड आ गया है तो वहाँ पे भी कंपलसरी है कि टैक्स को लेना ही लेना है, नहीं। सॉइल जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग टैक्स लेते थे। अगर कोई एरिया का सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा होगा, सॉइल एरिया का फर्टाइल अगर नहीं है तो वहाँ पे जो है टैक्स कम होंगे, टैक्स कम लिए जाएंगे। फिर उसी के साथ यहाँ पे फेमाइन जो सेज हैं वो भी लिए जाते थे। पट्टा हो गया, पट्टा का मतलब होता है कि जो लैंड है, जो जमीन है, उसके बारे में पूरा डिटेल कि ये जमीन किसका है, किसके नाम में है, कितने एकड़ है ना, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, इरिगेशन का साधन क्या क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या है, ये सब डिनोट करते हैं पट्टा। और पट्टा का पूरा एक बेसिक जानकारी होता है जो लैंड से रिलेटेड, उसको पट्टा बोले जाते हैं। फिर अगर कोई प्रेसिडेंट के द्वारा एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे कुबलियत बोले जाते हैं, इसको ध्यान में रखोगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड को यहाँ पे कानूंगो है। फिर अमीन जो कि इम्बैंकमेंट और जो लैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो अमीन के द्वारा किए जाते हैं। तो टर्म बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर जस्टिस और रिलीजन्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके अगर इसको देखा जाए तो जैसे कि जो इम्पर है, इम्पर के द्वारा क्वाजिज जो हैं, जो काजिज हैं, इसको अपॉइंट किए जाते हैं जहाँ पे जो जस्टिस हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। जो पंचायत और कास्ट बॉडी है वहाँ पे हिंदू सिविल लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जो जमींदार हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे अगर इसका टाइम फ्रेम देखोगे, जो हुमायूं है तो हुमायूं का टाइम फ्रेम यहाँ पे 1930 90 सॉरी यहाँ पे 15 के आसपास रहे हैं, 1530 से 1540 तक, है ना। उसके बाद यहाँ पे 55 से 56 तक रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये लोग जो है पूरा ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रहे हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रहने के बाद भी इसका जो जस्टिस सिस्टम था वो पूरा इम्पार्शियल रहे हैं। जो जस्टिस सिस्टम रहे हैं वो पूरा इम्पार्शियल रहे हैं। और जहाँ पे जो लार्ज स्केल चैरिटी भी दिए गए हैं पूरा पुअर को, जिससे वो लोग भी अपना उत्थान यहाँ पे कर सके। तो जस्टिस और रिलीजियस सिस्टम के साथ अगर ट्रेड और करेंसी के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जो टैक्स है वो एंट्री लेवल में ही लगाए जाते थे। और इंटरेस्टिंग और ये है कि जितना भी यहाँ पे जो मेजर किए जाएंगे, जो वेट किए जाएंगे, वो पूरा यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में देखे हैं कि जितना भी वेट है वो पूरा यूनिफॉर्म रहे हैं। अगर 1 kg एरिया अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में मिल रहा है तो 1 kg और अदर स्टेट में भी मिलेगा। मतलब जो 1 kg का वैल्यू है वो एक स्टेट में जितना वैल्यू है उतना वैल्यू ही यहाँ पे अदर स्टेट में भी होगा, न कम होंगे न ज़्यादा होंगे। तो ये जो यूनिक जो यूनिफॉर्म वेट और मेजर है वो इम्प्लीमेंट किए गए थे इस टाइम। फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर क्वाइंस हो गया, इन सब चीज का भी एक स्टैंडर्डाइज्ड थे, उस समय भी थे। और यहीं से ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मॉडर्न रूपी हैं, अभी जो रूपी का जो सिस्टम देखते हैं वो हम लोग बेसिस या फिर एज अ फाउंडेशन स्टोन यहीं से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है पूरा वेट है, मेजर है और पूरा यूनिफॉर्म है, स्टैंडर्ड वे में है। आर्मी का ये लोग डिवीजन जो किए गए थे वो लोग भी प्रॉपर तरीके से डिवीजन किए गए थे। ऐसा क्यों, देखो एक्चुअल इस टाइम में क्या हो रहा था, जो है 1535 का टाइम है ना, 40 टाइम है पूरा। इस समय तक इन्वेजन हो रहे थे, अभी तक जो है इन्वेजन हो रहे थे यहाँ पे टाइम। तो ये लोग क्या किए कि आर्मी को स्ट्रांग किए थे। और आर्मी को अगर जितना ज़्यादा स्ट्रांग करोगे, और ये लोगों को पता भी था कि जितना आर्मी स्ट्रांग होगा उतना ही कैपेबल होंगे कि वार में जो है उसको हार का सामना न करना पड़े, वार में डायरेक्टली जीत ही आए। तो आर्मी को भी इन्होंने जो है 3 टाइप से डिवाइड किए गए थे। पहला जो टाइप है वो है सवार, कैलवरी जिसे बोलते हैं, है ना। जैसे कि हॉर्स हो गया तो हॉर्स के ऊपर बैठ गए तो वहां से लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर एलिफेंट हो गया, फिर जो है फुट सोल्जर हो गए। तो इस तरीके से जो है आर्मी को 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। और कई ऐसे भी जो हैं, जो जैसे कि होता है ना कि हाई अगर ऑफिशियल हैं तो उसके पास जो है बॉडीगार्ड होते हैं, इसी तरीके से पर्सनल फोर्स भी रखे जाते थे जिसे बोले गए हैं रॉयल खालसा खैल। इस तरीके से जो है रॉयल या फिर पर्सनल फोर्स के तौर पे भी यूज किए जाते थे। और आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुस्ट ही रही है। जैसे कि बिल्ड सराय हो गया, रेस्ट हाउस बोले गए हैं, बिल्ड पुरान किला हो गया, पूरा जो पुराना किला है उसको बनाए गए हैं, म्यूजियम बनाए गए हैं सरार जो है ससारम में। तो आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर एक फील्ड में एडवांसमेंट मिला है।
इसको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये तो रहा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस किए हैं। तो जैसे ही शेरशाह सूरी सॉरी हाँ ठीक है, जो शेरशाह सूरी हैं हुमायूं को एग्जाइल किए गए थे, तो हुमायूं जब एग्जाइल में थे अमरकोट सिंध एरिया में, तो वहीं पे जो अकबर है उसका ओरिजिन हो गए थे, वहीं पे जो है इसका बॉर्न हुआ है। और इसे जो है राजा भी बना दिए गए थे। जो कलनैर जो एरिया है, जो पंजाब वाली एरिया है, तो 1956 में जो है जब जो अकबर हैं 13 ही साल के रहे हैं, तो उसमें जो है उसको क्राउन बना दिए गए थे। तो देखो यहाँ पे जो अकबर हैं, तो अकबर 13 साल से जो है यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिए थे और हुमायूं के साथ रहे हैं, अपने फादर के साथ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि जितना भी यहाँ पे वारफेयर कर रहे थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते थे, ये अकबर को हर चीज के बारे में पता थे, है ना, पहले से जानते थे। क्योंकि देखो लोग खुद यहाँ पे समझो कि 13 एज में ही जो है ये अपना रूल करना स्टार्ट कर रहे थे। और एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका टाइम पीरियड अगर देखोगे अकबर का, तो 1605 में यहाँ पे इंड हो रहा है। और 1600 में जो है ईस्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका ओरिजिन होना, इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट हो गए थे। और इसका टाइम फ्रेम भी याद रखना कि जो अकबर हैं वो इंडिया में जो है ट्रेड करना स्टार्ट किए गए थे अकबर के रूल में, जब अकबर यहाँ पे रूल कर रहे थे तब। लेकिन अकबर का जब रूल कर रहे थे वो लास्ट फेज में आएगा, लास्ट फेज में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखो अकबर के द्वारा भी कई जो है यहाँ पे बैटल जो है लड़े गए थे, जिस तरीके से हुमायूं के द्वारा लड़े गए हैं। तो जैसे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, जिसमें से जो हुमायूं हैं अफगान्स हैं उसको यहाँ पे डिफीट किए गए हैं। फिर मालवा हो गया है ना, फिर जो है गोंडवाना हो गया, मेवाड़ हो गया। तो कुछ यहाँ पे बैटल लड़े गए थे, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी का। इससे जो है 1576 में लड़े गए थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी का, जिसमें से एक साइड जो है अकबर रहे हैं और सेकंड साइड यहाँ पे महाराजा जो प्रताप है ना, महाराणा जो प्रताप है, इसके द्वारा यहाँ पे लड़े गए थे। और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में इसमें क्या हुआ था कि जो महाराणा प्रताप है इसको हार का सामना करना पड़ा था। और जितना महाराणा प्रताप का जो टेरिटरी थे उस हर एक टेरिटरी को जो है सीज कर लिए गए थे, सीज कर लिए गए थे मुगल आर्मी के द्वारा या फिर मुगल के द्वारा। फिर उसके साथ बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जिसमें से जो दौलत खान रहे हैं उसको डिफीट किए गए हैं। जो नदन वेस्टर्न एरिया है जहाँ पे जो मिर्जा हकीम रहे हैं काबुल एरिया में, उसको भी डिफीट किए गए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर देखोगे तो जो टेरिटोरियल एक्सपांसन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हद तक अकबर के टाइम फ्रेम में ही किए गए हैं, जितना भी जो टेरिटोरियल एक्सपांसन हुआ है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं टेरिटोरियल एक्सपांसन से कम, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्किटेक्चर है, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अकबर का स्पेशली अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं पूरा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ही रहे हैं। और मोस्टली जो मुगल इंपरर में सबका ही जो है टाइम फ्रेम उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं वो पूरा सेंट्रल ही रहे हैं, जिसमें से जो है वजीर दीवान अला जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मीर बख्शी हो गया जो कि मिलिट्री मनसबदार रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम को बस याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्चुअल्स को बस पढ़ूंगा उससे अच्छा जो है टाइम भी बच जाएगा, तो थोड़ा सा अपने लेवल में भी इफर्ट करोगे यहाँ पे। इसके द्वारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला है अकबर के टाइम फ्रेम में कि जो है लैंड को भी यहाँ पे डिवाइड किए गए थे। कौन कौन से लैंड टाइप था, जैसे कि एक टाइप डिवाइड किए गए थे वो है खलीसा, जो कि ये इम्परर लैंड होगा। सेकंड टाइप है वो है जागीर, जो कि मनसबदार बेस्ड में यहाँ पे असाइन कर दिए गए थे, तो उसको जागीर बोलते हैं। जागीर मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर लैंड है, इस पार्टिकुलर लैंड को अगर किसी को डोनेट कर रहे हो या फिर किसी को असाइन कर रहे हो, है ना, डोनेट नहीं कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो और यहाँ से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो किंग के हाथ में चले जाएंगे। तो ये जो लैंड एरिया है इसको बोले जाते हैं जागीर। और जिसको यहाँ पे असाइन किए जाते हैं, जिस पर्सन को असाइन किए जाते हैं उसको बोले जाते हैं जागीरदार, जागीरदार बोले जाते हैं। सेम जो है इनाम हो गया, ये भी एक टाइप्स है लैंड का, जिसपे जो स्कॉलर्स हो गया, जो रिलीजियस मैन हो गया, धार्मिक के लिए इसको डिनोट कर दिए जाते थे। फिर जो है बरिट्स हो गया, फिर वकील नवीस हो गए जो कि एक इंटेलिजेंट न्यूज़ के लिए है। फिर जो हाइडिस हो गया जो कि एक पर्सनल हाउस होल्डर ट्रूफ है इम्परर का। तो ये बस थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्चुअल को याद रखना है।
तो हम लोग बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशंस का। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को जो है 12 भाग में यहाँ पे डिवाइड किए गए थे, जिसको 12 यहाँ पे सूबाज बोलते हैं। हर एक फील्ड को यहाँ पे सूबाज बोलते हैं। सूबा का एक्चुअल में मतलब होता है प्रोविंसेस। प्रोविंसेस होते हैं, जैसे कि सूबेदार हो गया जो कि लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करेंगे, दीवान हो गया जो कि रेवेन्यू अफेयर्स को मेंटेन किए जाएंगे, बक्सी हो गए जो कि आर्मी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में तो पता ही है। सेम जैसे ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, सेम इसी के तरीके से जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से किए गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू आएगा वो लैंड से ही आएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तभी वहाँ से जो है कुछ रेवेन्यू आएगा जिससे पूरे गवर्नमेंट को रन किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे कि असेसमेंट, असेसमेंट के लिए जामा यूज़ किए गए हैं, कलेक्शंस के लिए जो है हासिल यूज़ किए गए हैं, लेकिन इन सब चीज़ को भी रीडिफाइन कर दिए हैं। जो राजा टोडरमन है इसके द्वारा भी जो है इन सब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जिस तरीके से अभी लैंड रेवेन्यू चले आ रहे थे, जैसे कि बाबर के टाइम में, हुमायूं के टाइम में, अब जो है अकबर के टाइम जब आए तो इसमें जो राजा टोडरमन है तो इसके द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहे हैं उसको पूरा जो है रीडिफाइन किए गए हैं। रीडिफाइन करने के बाद जो सिस्टम लाए गए हैं, पहला जो सिस्टम है वो है जब्त या फिर जब्ती सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो 1/3 जो एवरेज प्रोड्यूस किए जाते थे उसको कैश के फॉर्म में देना होता था। इसे जो है टोडरमन बंदोबस्त के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर जो है 10 साला सिस्टम लाए गए थे, जिसमें से जो 10 साल के प्रोडक्ट और प्राइस है उसका एवरेज निकाल के उसका टैक्स दिया जाते थे। और इसी के बेस में जब नए यहाँ पे डिफाइन किए गए थे टोडरमन के द्वारा, तो जो लैंड को भी कई पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए गए थे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहाँ से कितना अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल होगा तो उसको अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। कोई लैंड जो है बैरन जमी होगा, बंजर जमी होंगे, तो वहाँ पे जो लैंड को असाइन किए गए हैं उसको अलग कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है लैंड को कैटेगराइज किए गए थे। जैसे कि पोलाज हो गया जो कि हर साल कल्टीवेट किए जाते हैं, पुरती हो गया जो कि 1 से 2 साल बस ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए जाते थे। फिर जो है चाचर जमीन हो गया जो कि 3 से 4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिए जाते थे, है ना। फिर खरोरिस हो गया, फिर बंजर हो गया जो कि 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से नए रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे लाए गए थे, किसके द्वारा? राजा टोडर मल के द्वारा। नाम को यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरीके से लैंड को यहाँ पे असेसमेंट किए जाते थे। लेकिन एक डाउट आएगा कि लैंड को असेसमेंट कैसे किए जाते थे, तो यहाँ पे मेथड भी है जिसके थ्रू यहाँ पे लैंड को असेसमेंट किए जा सकते थे। कैसे किए जा सकते थे और कैसे करते थे? तो एस्टिमेशंस के फॉर्म में। फिर पास्ट रिकॉर्ड कैसा है ना, कि पास्ट रिकॉर्ड में इस एग्रीकल्चर, इस लैंड में एग्रीकल्चर कितना प्रैक्टिस हुआ, कितना एस्टिमेशंस वहाँ से किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद लैंड को मेजरमेंट करके, फिर क्रॉप को शेयर करके। तो ये ऐसे जो है कई मेथड रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू का असेसमेंट किए जाते थे कि कैसे जो है इस पर्टिकुलर लैंड से इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न किए जा सकते हैं। और इसी के टाइम में जो मनसबदारी सिस्टम होता है उसको लाए गए थे अकबर के टाइम में। मनसबदारी का मतलब सिंपल सा है, मनसबदारी मतलब होता है रैंक। एक रैंक को डिफाइन करता है कि जितना ज़्यादा उसके पास एरिया होगा, लैंड होंगे, उतना ही उसका जो मनसबदारी सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। तो मनसबदारी में एक लैंड, एक रैंक को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और एक जब्त सिस्टम आता है। ये जो जब्त सिस्टम है ना, ये पर्सनल रैंक को डिनोट करता है कि जो है कितना रैंक यहाँ पे है। जैसे कि अगर 500 अगर जब्त है तो ये मनसबदार होगा। अगर 500 से 2500 के बीच अगर जब्त है तो ये अमीर होगा। इस तरीके से जो है पूरा प्रॉपर लेवल में डिफाइन किए जाते थे। और मैक्सिमम जो रैंक ज़्यादा था इसमें जो मान सिंह हो गया, अजीर कोका हो गया, जो कि 7000 तक चले जाते थे। मैक्सिमम रैंक इतना ही है। तो मनसब समझ आ गया। जब्त सिस्टम क्या होता है? जब्त एक पर्सनल रैंक है। जितना ज़्यादा जब्त होगा तो उसका मनसबदारी सिस्टम भी उतना ही ज़्यादा होंगे, उसका सैलरी उतना ज़्यादा होगा, और जो उसका मिलिट्री ड्यूटी है मिलिट्री ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसे पैड किए जाते थे जागीर के फॉर्म में, जो कि एक नॉन हेरिडेटरी थे। ध्यान रखना, जो सैलरी यहाँ पे पैड किए जाएंगे वो जागीर के फॉर्म में। अब ये मत पूछना कि जागीर क्या होता है, कैसे सैलरी यहाँ पे डिनोट किए जाते हैं, कैश के फॉर्म में कि नॉन कैश के फॉर्म में। ये सब जो है प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे जो अकबर के टाइम फ्रेम है, तो इसका आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो आगरा का फोर्ट हो गया जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं, फतेहपुर सिकरी हो गया जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बुलंद दरवाजा हो गया, जामा मस्जिद हो गए, फिर दीवान ए खास हो गए, दीवान ए आम हो गए, फिर जोधाबाई पैलेस हो गया, पंचमहल हो गया, फिर वो चिश्ती दरगाह हो गया। ये सब एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। और जितना भी यहाँ पे आर्किटेक्चर लाया गया है, और मोस्टली हर एक आर्किटेक्चर में एक डोम शेप का देखने को मिलेगा। ये जो डोम शेप है इंडिया का इंडेमिक नहीं है, ये इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। ये लोग थे पर्शियन पीपल, पर्शिया से आ रहे हैं, अदर कंट्री से आ रहे हैं, तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर रहे हैं, उसका जो होम टाउन में जो आर्किटेक्चर रहे हैं, तो वहाँ से ओरिजिन होके ये लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट किए हैं। क्योंकि इंडिया के बारे में तो उतना ज़्यादा पता नहीं था इन लोग को, बस यही जानते थे कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ पे जो रिसोर्सेज के साथ जितना भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा यहाँ पे आगे हैं, तो बहुत चीज़ के बारे में जानते थे। लेकिन जो इसका एक रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ के साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किए जाते हैं, यहाँ का जो है स्ट्रक्चर कैसे है, आर्किटेक्चर कैसे हैं, इसके बारे में उतना ज़्यादा ये लोग जानते नहीं थे। इसलिए तो अपना जो स्टाइल है उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न और ये हो सकता है कि ये लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना जो एरिया है तो अपने एरिया से ज़्यादा सेंटिमेंट होता है, तो अपने जो पर्शियन एरिया में है जो स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते थे वही स्ट्रक्चर को इंडिया में फॉलो कर दिए गए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आर्किटेक्चर के बाद अगर लिटरेचर या फिर लर्निंग में देखोगे तो अकबरनामा हो गया, अब्दुल फजल के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा नाम बस याद रखना है। इजी क्वेश्चन है, इजी है ये। रिलीजियस पॉलिसी में अगर देखोगे तो यहाँ पे रिफॉर्म किए गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफॉर्म किए गए हैं। जैसे कि जो फोर्सेबल कन्वर्जन होता था तो उसको यहाँ पे रोके गए हैं, इंड किए गए हैं कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हो, अगर फोर्सफुली जा रहे हैं या फिर फोर्सफुली जो है कन्वर्ट किए जा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे इंड किए गए हैं। फिर जो पिलग्रिमेज टैक्स हो गया, जिजिया टैक्स हो गया, इन सब चीज़ को भी अबॉलिश किए गए हैं। जो सती प्रथा है, सती प्रथा को भी यहाँ पे बैन किए गए हैं। फिर जो रीमैरिज, विडो रीमैरिज हो गया, टेम्पल रिपेयर हो गया, ये सब को यहाँ पे अलाउ किए गए हैं। तो ये सब जितना भी एक्टिविटी हो रहे हैं ये अकबर के टाइम में ही हुए हैं। सेम जो है इबादत जो खाना है इसको बिल्ड किए गए हैं फतेहपुर सिकरी में। ये इबादत खाना एक्चुअल में जो हिंदू हो गया, जैन हो गया, फिर चिश्तीस हो गया, ये सब क्या कर सके वहाँ पे डिबेट किया जा सके, तो इसके लिए इबादत खाना भी यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं फतेहपुर सिकरी में। दीन ए इलाही है जो कि एक इथिकल ऑर्डर है, मोनोस्टिटिक है, जो कि बिरबल हो गया, फिर अब्दुल फजल, फैजी हो गया, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे एक्चुअली ये सब चीज़ को जो है फॉलो किए जाते थे। जैसे कि दिन ए इलाही हो गए, फिर जो है सुख ए कुल हो गए जो कि यूनिवर्सल पीस के बारे में बताते हैं। तो रिलीजियस पॉलिसी यहाँ पे टॉलरेंस थे, ऐसे भी कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पेंटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो पेंटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं, और पेंटिंग स्ट्रक्चर जो है हुमायूं टाइम से ही फ्लरिश हो रहे हैं। और पेंटिंग स्ट्रक्चर जो है कहाँ से फाउंडेशन में रखे गए थे, हुमायूं के टाइम से। और हुमायूं के टाइम्स जो फाउंडेशन में रखे गए थे तो उन्हीं को यहाँ पे एक्सटेंड किए गए थे अकबर के द्वारा, जिसमें से कई यहाँ पे इसका कोड भी बनाए गए हैं। जो स्टोरी है तो स्टोरी को जो है प्रॉपर एक पेपर में मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए थे। लेकिन एंड ऑफ द डे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अकबर का टाइम फ्रेम थोड़ा सा पीक टाइम में रहे हैं। इसके बाद और आएगा शाहजहाँ आएगा जिसमें से पूरा पीक टाइम रहेगा मुगल एम्परर का। तो अकबर का टाइम भी ऑन एन एवरेज पीक टाइम में रहे हैं। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंटेन करना अपने लेवल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसी के थ्रू यहाँ पे अकबर का 9 रत्न थे, 9 रत्न को यहाँ पे डेजिग्नेट किए गए थे, जिसमें से जो अबुल फजल हैं हिस्टोरियन रहे हैं, जो फैजी हैं ये पर्शियन पोएट हैं, फिर बिरबल जो कि रिट एंड कोटियर हैं, फिर जो तानसेन म्यूजिशियन हैं, राजा टोडरमल जो रेवेन्यू रिफॉर्मर है, रिफॉर्म इसी के द्वारा किए गए हैं। तो जो नवरत्न है ये नवरत्न अपने को पता होना चाहिए, या तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, नवरत्न याद रखना है। अब यहाँ तक समझ आया कि नहीं, पहले ये देखो, आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा, है ना। दोनों लेक्चर को देखना, फर्स्ट पार्ट को भी देखना, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट को देखना, तो और ज़्यादा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक इस सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गारंटेड है कि अगर क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि लेवल ही वैसे ही कवर कर रहे हैं, कंटेंट ही उसी लेवल का है।
जैसे ही यहाँ पे अकबर का डेथ होगा तो अकबर का डेथ होने के बाद यहाँ पे जहांगीर आएगा। अब याद रखना कि जहांगीर का जो इनिशियल फेज है और अकबर का लास्ट फेज अकबर का जो है 1605 रहे हैं, है ना, अकबर का, और इनिशियल फेज रहे हैं जहांगीर का। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो गए थे 1600 से, तो अकबर के टाइम में मोस्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे ट्रेवल किए जाएंगे। जहांगीर के टाइम में, सॉरी अकबर नहीं, जहांगीर के टाइम में मोस्टली जितना भी यहाँ पे ट्रेवलर हैं वो इंडिया में ट्रेवल करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर। तो इसका जो रियल नेम है वो है नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम है, जो कि एक चिश्ती है, सलीम चिश्ती है, इसके बाद जो है इसका नाम रखे गए हैं। जो राजपूत प्रिंसेस है यहाँ पे इसका जन्म हुआ है जोधाबाई जो है, और इसका टर्म यहाँ पे लाहौर है। ये तो फैक्चुअल है, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किए गए हैं कि जहांगीर को भी यहाँ पे मिलिट्री अचीवमेंट हुए हैं, मिलिट्री कॉन्केस्ट हो गया, कैंपेन हो गए, ये सब किए गए हैं, जिसमें से लेकिन याद रखना एक चीज़ की जो टेरिटोरियल एक्सपांसन जो जहांगीर के द्वारा किए गए हैं वो बहुत ही कम किए गए हैं एज कम्पेयर टू बाबर, एज कम्पेयर टू हुमायूं। इसमें जो टेरिटोरियल एक्सपांसन है वो बहुत ही कम किए गए हैं जहांगीर के द्वारा। इसमें जैसे कि प्रिंसेस खुसरो हो गया, उसके साथ रेबिलियन हो गया, फिर बंगाल का रेबिलियन, मेवाड़ हो गया, दक्कन एरिया हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेबिलियन इसके द्वारा किए गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपांसन नहीं हुआ है। रेबिलियन तो हुआ है लेकिन एक्सपांसन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जितना भी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगे उसका जो ऑफिसर आएगा वो इसी के टाइम फ्रेम में ही आने वाले हैं। जैसे कि विलियम हॉकिंस हो गया, 1608 में आए हैं। फिर लेकिन जो विलियम हॉकिंस उतना दूर से आ रहे हैं तो कुछ कैप्चर करने के पर्पज से आ रहे होंगे। तो विलियम हॉकिंस जो इंडिया में आए थे तो उसका मेन एम था कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेंगे तो जो जो ट्रेड करना हो गया, है ना, फिर उसी के साथ जो इंडिया का रॉ मटेरियल को ब्रिटिश पहुंचाना हो गया तो बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकते हैं। तो ट्रेड के मामले में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया जाए, इस तरीके से जो है आए थे, लेकिन जो है सिक्योर नहीं कर पाए, फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो 400 मनसबदार हैं उसको यहाँ पे दिए गए थे। मनसबदार समझ आ रहे हैं ना अब? तो 400 मनसबदार यहाँ पे दिए गए थे और उसी के रेस्पेक्ट में इसे इंग्लिश खान के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर जो है 1615 में सर थॉमस रो आए, जिसमें से जो ब्रिटिश हैं, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे गए थे सर थॉमस रॉ को, तो इनको जो है सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दे दिए गए थे जहांगीर के द्वारा ही ये लोग जो हैं फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए। लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका दो कैटेगरी में डिवाइड थे। मतलब इसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए थे वो सिस्टम का नाम है दू एस्पा सी एस्पा। मतलब होता है दू एस्पा का कि यहाँ पे 2 हॉर्सेस होगा और जो सी एस्पा होगा वहाँ पे 3 हॉर्सेस होंगे। तो इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो अदर एडमिनिस्ट्रेशन चले आ रहे हैं, जैसे कि अकबर हो गया, अकबर के पहले जो हुमायूं हो गए, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वो सब चले ही आ रहे हैं। आर्किटेक्चर में मोती मस्जिद हो गया लाहौर का, फिर शालीमार गार्डन हो गया कश्मीर का, आगरा फोर्ट हो गया, ये सब चीज़ जो है बनाए गए थे। और आर्ट एंड पेंटिंग का अगर बात करोगे तो जो पीक टाइम होता है वो इसी के टाइम में रहे हैं। जैसे कि नेचुरलिज्म को शो करना हो गया, साइंटिफिक एक्यूरेसी को शो करना हो गया, प्लस जो एक एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, इन सब चीज़ को बारीकी से जो ध्यान देने का काम किए गए हैं वो इसी के जो है टाइम में ही किए गए हैं। जो जहांगीर हैं तो जहांगीर के टाइम फ्रेम में ही ये जो है सब चीज़ किए गए हैं, जिसमें से कुछ नोटेबल पेंटर में रिजा हो गया, अब्दुल हसन हो गया, उस्ताद मंसूर हो गया, फिर बिसान दास हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्ट एंड पेंटर्स हैं जिसके द्वारा पूरा एक पेंटर को एक्सप्रेशंस करने का काम, मिनिएचर में कन्वर्ट करने का काम किए जाते थे। लिटरेचर में कुछ लिटरेचर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। रिलीजियस पॉलिसी यहाँ पे देखोगे तो जो अजमेर शरीफ है फ्रिक्वेंटली विजिट किए जाते थे। फिर अलग अलग जो धर्म है जैसे कि वैष्णवाइट हो गया, फिर जो है सूफी हो गया, इन सब चीज़ से जो है इंटरेक्शन होता ही रहता था। तो टॉलरेंस यहाँ पे भी थे, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्रूड देखने को नहीं मिलता है। क्रूअलिटी अगर देखोगे स्पेशली अगर रिलीजियस फिनोमेना में, तो रिलीजियस फिनोमेना में जो सबसे ज़्यादा क्रूअलिटी देखने को मिलेगा वो औरंगजेब के टाइम में देखने को मिलेगा। 1707 में औरंगजेब का डेथ होगा और इससे पहले जो इसके द्वारा रिलीजियस का जो ऑर्थोडॉक्सी रहे हैं या फिर रिलीजियस जो है बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, डिस्ट्रॉय किए गए थे, वो औरंगजेब के टाइम में
जैसे 1707 में इसका डेथ होगा औरंगजेब के बाद, औरंगजेब का, तो जितने उसके बाद लास्ट रूलर आएंगे सब पूरा वीक सक्सेसर के ही फॉर्म में आएंगे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा उसका अपलिफ्टमेंट होगा जैसे औरंगजेब का डेथ होगा उसके बाद। तो जैसे यहाँ पे तो जो है जहांगीर के बारे में डिस्कस किए, तो जहांगीर के बारे में जो नेक्स्ट सक्सेसर आएगा वो शाहजहां आएगा। शाहजहां जो कि 1628 से 1658 एडी तक इन्होंने अपना रूल किए हैं, और 1628 में अपना थ्रोन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें जो आर्किटेक्चर हो गया, कल्चरल हो गया, ये बहुत ज़्यादा इसका पिक टाइम रहे हैं। जैसे कि पेंटिंग हो गया, पेंटिंग में पिक टाइम रहे हैं जहांगीर के समय में। शाहजहां के समय में स्पेशली जो आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर के बाद जो कल्चरल हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट में रहे हैं। मेजर कुछ बैटल यहाँ पे जैसे कि हुगली का हो गया, पोर्तुगीज को डिफीट किए गए हैं, दक्कन हो गया है ना, फिर नदन वेस्टर्न हो गया, बुंदेलखंड एरिया हो गए, इन सब चीज़ में यहाँ पे कॉन्क्विस्ट किए गए हैं शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा यहाँ पे कॉन्क्विस्ट किए गए हैं। इसका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं वहाँ पे जो मनसबदारी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जो थर्ड फोर्थ जो स्टेट रेवेन्यू है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किए हैं, और जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे वही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ भी चल रहे हैं। ये भी वही सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट याद रखना है, जैसे कि मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो पिकॉक थ्रोन हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद बस रखना है। लिटरेचर हो गया, ये सब फैक्चुअल है ना, ध्यान रखना। जस्ट एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। फिर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ है, क्योंकि हुआ क्या है कि शाहजहां के कई सन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सर रहे हैं। तो जैसे ही शाहजहां का डेथ हो गया, तो शाहजहां का डेथ होने के बाद क्या है, एक वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया कि अब जो गद्दी है उसमें कौन बैठने वाले हैं, अब इसके बाद जो है कौन रूल करेगा। तो इसमें जो है वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया। जो सन्स हैं है ना, उसके जो सन्स हैं शाहजहां के, तो आपस में ही लड़ के तो पहले बात तो खत्म हो गए, और जितना भी यहाँ पे बचे उसमें से जो औरंगजेब है वो अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। और यही औरंगजेब हैं जिन्होंने जो रिलीजियस पॉलिसी बहुत ज़्यादा खराब थे, जो अपना जो टेरिटोरियल एक्सपांसन है उसको पूरा गर्त तक लेके गए थे। और साथ ही साथ जो इसका औरंगजेब का देखो कई पॉलिसी ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि औरंगजेब पूरा यहाँ पे अपने टेरिटोरी को डिस्ट्रॉय ही कर दिए थे, है ना, ऐसा नहीं। जैसे कि औरंगजेब के अगर कुछ अच्छाई, जैसे कि वाइन हो गया, इसको जो है बैन किए गए थे, तो अच्छाई भी है और बुराई भी है दोनों का। ऐसा नहीं कि केवल अच्छाई अच्छाई या फिर बुराई बुराई कवर करना है। तो जो औरंगजेब है इन्होंने अपना गद्दी संभालना स्टार्ट किए हैं 1658 में। 1707 जो है इसका लास्ट टाइम रहे हैं, और कई इसके द्वारा कॉन्क्वेस्ट किए गए हैं, बैटल यहाँ पे लड़े गए हैं, जिसमें से बैटल ऑफ सराय घाट हो गया जो असम एरिया है, क्योंकि ये भी जो है एक्सपांसन्स कर रहे थे, और इसका एम ये था कि जो नदन ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे एक्सपांसन्स करना, लेकिन वहाँ पे एक्सपांसन्स नहीं कर पाए इसके द्वारा। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखो नदन ईस्टर्न इंडिया में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो लोकेशन है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया के साथ ही साथ थोड़ा दलदली एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ पे बैटल कैसे कर पाएंगे। प्लस दिल्ली एरिया ये है और नदन ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे है, तो पूरा इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, फोर्सेस को मूवमेंट कर पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो एक रीज़न ये है कि औरंगजेब का डेथ होने का, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होते थे। तो बैटल ऑफ जो सराय घाट है इसमें डिफीट किए गए थे औरंगजेब को, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट लड़े गए हैं, जैसे कि जाट के साथ हो गया, सत्तामीज के साथ हो गया, सिख हो गया, मारवाड़ रेबिलियन हो गया, मेवाड़ ट्रीटी हो गया, और दक्कन एरिया में अगर देखोगे तो बीजापुर है, गोलकोंडा हो गया, फिर मराठा के साथ तो बहुत समय तक यहाँ पे वार लड़े गए हैं। औरंगजेब और मराठा इसमें तो बहुत ही वार यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्लास मराठा में आएगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन इसका जो रिलीजियस पॉलिसी का अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट इस्लामिक और ऑर्थोडॉक्सी रहे हैं, जो ट्रेडिशनल वे में जो नियम चल रहे हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उसी को ही फॉलो करने का बात करते थे। जैसे कि म्यूजिक हो गया, वाइन हो गया, ओपियम हो गया, इन सब चीज़ को बैन किए गए हैं। समझ पा रहे हो, तो म्यूजिक को बैन करने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बैन किए गए हैं। चलो वाइन को बैन कर रहे हो, अच्छा काम किए हो, ओपियम को बैन किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर उसी के साथ जो जिजिया टैक्स हैं, जो पिलग्रिमेज टैक्स है, इसको भी इम्पोज कर दिए
क्योंकि इसको टैक्स चाहिए, है ना, रेवेन्यू चाहिए। अगर जिजिया टैक्स हो गया, पिलग्रिमेज टैक्स हो गया, अगर इसको बंद कर देंगे तो जो टैक्स आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्स आ सकते थे, वो भी टैक्स यहाँ पे हाथ से चले जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि इसके द्वारा जो है जिजिया टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, इन सब चीज टैक्स को जो है फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर मुहताबिस हो गए जिसको अपॉइंट किए गए हैं। जो हिजरी कैलेंडर पहले चल रहे थे, इसको सोलर कैलेंडर में शिफ्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इसके द्वारा रिलीजियस पॉलिसी अपनाए गए हैं। लेकिन जो नोबिलिटी रहे हैं उसको हेरिडेटरी प्रिंसिपल बना दिए गए हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इस टाइम में, औरंगजेब के टाइम में जो ऑफिशियल देखोगे वो मेजोरिटी यहाँ पे हिंदू ऑफिशियल ही रहे हैं, जिसमें से जो 17% है वो मराठा रहे हैं, 12% यहाँ पे सेक जादस रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बच गया, खत्रीस हो गया, फिर क्या स्थास हो गया, ये लोग रहे हैं। तो नोबिलिटी में यहाँ पे थोड़ा सा हेरिडेटरी देखने को मिला है, हेरिडेटरी देखने को मिला है। साथ ही साथ जो हिंदू ऑफिशियल रहे हैं उसका नंबर ज़्यादा थे इसके ऑफिशियल्स में। आर्किटेक्चर में बीबी का यहाँ पे मकबरा हो गया, औरंगाबाद में बना हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉस्क भी बना है लाहौर में, मोती मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट हो गया। ये सब आर्किटेक्चर है जो कि औरंगजेब के द्वारा ही बनाए गए हैं। यहाँ पे फिर पर्सनली अगर देखोगे तो वीणा प्लेयर रहे हैं औरंगजेब को। तो जब ये वीणा प्लेयर रहे हैं तो म्यूजिक को यहाँ पे बैन कर दिए। लेकिन उसके बाद जो पेट्रोनेज किए गए हैं, जिस तरीके से अदर जितना भी इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं, जैसे कि अकबर हो गया, शाहजहां हो गए, तो ये लोग जो है आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, इन सब चीज़ को प्रमोट करते थे, पेट्रोनाइज करते थे। लेकिन इन सब चीज़ का अपोजिट हो गए हैं औरंगजेब। फिर जो है औरंगजेब का डेथ होगा 1707 में। अब डेथ यहाँ पे इसका कई रीजंस की वजह से हो सकते हैं। और इसका जो जैसे ही डेथ हुआ 1707 एडी में, जैसे ही इसका डेथ हुआ, तो इसके बाद जितना भी लेटर मुगल आएगा, लेटर मुगल में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्परर भी आएंगे, लेकिन जितना भी इम्परर यहाँ पे आएगा, किंग आएंगे, सब यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ ही ले जाएगा, सब डिक्लाइन की तरफ ले जाएंगे। तो जो लेटर मुगल है इसका टाइम फ्रेम जो है 1707 से 1857 तक रफली रहे हैं, 1857 तक। जिसमें से पहला, जैसे ही औरंगजेब का डेथ होगा, तो औरंगजेब का डेथ होने के बाद पहला जो इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो आएगा बहादुर शाह फर्स्ट। और जितना एक चीज फैक्ट यहाँ पे देखना कि जितना भी यहाँ पे रूलर आएंगे, पहले बात तो वीक रूलर आएगा, वीक रूलर के बाद इसका जो टाइम फ्रेम रहेंगे वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम में रहेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले बात तो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते ही रहेंगे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। इसके चक्कर में क्या है कि बहुत ज़्यादा डेथ हुआ है। प्लस जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आएगा वो इन्हीं सब के टाइम में आएगा, क्योंकि लड़ाई करना है, वारफेयर करोगे तो वारफेयर करोगे तो बैक में मनी चाहिए। अगर मनी नहीं होगा या फिर वारफेयर करोगे तो मनी तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये सेकेंड रीजन रहे हैं। वन बाई वन करके कवर करते हैं फिर। तो देखो जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं, ये बहादुर शाह फर्स्ट जो कि पहला रूलर बने हैं जैसे औरंगजेब का डेथ हुआ उसके बाद। इसे जो है मौजम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, जो कि 60s में थ्रोन में आए हैं, इसका जो पॉलिसी रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे लेनियंट रहे हैं। जो नोबल्स हैं, नोबल्स की तरफ जो पॉलिसी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेनियंट रहे हैं, जिसके चलते जो फाइनेंशियल स्टेट्स हैं वो फैला दिए गए, फाइनेंशियल को स्टेट्स की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो है नोबिलिटी पर्सन्स की तरह जा रहे हैं, मतलब नोबल को ये लोग गिफ्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। अब गिफ्ट दोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल से ही तो गिफ्ट दोगे। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ाते चले गए खुद से। फिर जो रियल जो अथॉरिटी था एक्चुअल में जो वाजिर थे, है ना, वाजिर खान जो थे उसका था यहाँ पे रियल में। फिर उसके साथ जो रिलीजियस पॉलिसी में थोड़ा सा हिंदू की तरफ यहाँ पे एटीट्यूड दिखाते थे, जो टॉलरेंट एटीट्यूड होता है हिंदू के रेस्पेक्ट में, ये दिए गए हैं। जो जिजिया टैक्स हैं इसको अबॉलिश नहीं किए गए इसके द्वारा, क्योंकि इसको मनी चाहिए, सेम औरंगजेब के जैसे। फिर जो इवेंट और कॉन्केस्ट देखोगे तो मराठा को यहाँ पे फेल किए गए हैं, है ना, रिकनसाइल करने में मराठा को फेल किए हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह के साथ जो इनिशियल पीस किए गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पे 1712 में इसका डेथ हो जाएगा, जब वो सिख में कैंपेन कर रहे थे। कैंपिंग के टाइम में बहादुर शाह का जो फर्स्ट है उसका डेथ हो जाएगा 1712 में। जैसे इसका डेथ होगा तो उसके बाद जो है जलंधर शाह आएगा, जहंदर शाह आएगा, जो कि 1712 में थ्रोन में आएगा। और देखो एक ही साल का टाइम फ्रेम रहे हैं, 12 में आए और 13 में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग हो रहा है ना, सन और सन में फाइटिंग हो रहा है कि हमें रूलर बनना है, हमें किंग बनना है।
तो जो जहांगीर शाह आए एक्चुअली ये पपेट रूलर की तरह काम किए हैं मुगल हिस्ट्री में। और मुगल हिस्ट्री पूरा अगर देख लो तो सबसे ज्यादा जो पपेट, जैसा करने बोले वैसे ही करो, इस तरीके से जो होता है वो पपेट इम्पर में ही हुए हैं। पपेट इम्पर एज अ पपेट इम्पर की तरह काम किए हैं। किसका पपेट रहे हैं? ये वाजिर का पपेट रहे हैं, क्योंकि रियल पावर जो रहा है वो वाजिर का ही रहा है। अब वाजिर क्या होता है ये मत बोलना है अब, ठीक है। फिर उसी के साथ जो सेरेमोनियल जो हेड होता है ना, कि जैसे कि बस बुला लिए आ गए इस तरीके से, वैसे ही जो है एज अ पपेट इम्पर की तरह रूल किए हैं जहांगीर शाह। लेकिन एक्चुअल में जो पावर था वो किसी और के पास थे। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के द्वारा अप्लाई किए गए थे वो मराठा हो गया, राजपूत हो गया, इसमें फ्रेंडली जो है रिलेशन रखे गए हैं। अजीत सिंह जो कि महाराजा यहाँ पे टाइटल दिए गए हैं। फिर जय सिंह जो एम्बर का है उसको मिर्जा राजा सवाई बोले गए हैं। और जो सिख का जो सप्रेशन पहले भी चल रहे थे और वही सप्रेशन इसके द्वारा भी किए जाएंगे जहांगीर शाह के द्वारा। रिलीजियस पॉलिसी में जो जिजिया टैक्स इसको अबॉलिश किए गए हैं। रेवेन्यू पॉलिसी में जो इजारा जो सिस्टम होता है रेवेन्यू फार्मिंग, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर लैंड जो कलेक्शंस हैं वो हाईएस्ट बिडर में बोले गए हैं। जो यहाँ पे इजारा सिस्टम का सिंपल से वही मतलब होता है कि जो जितना ज़्यादा रेवेन्यू देंगे उसको वो लैंड को यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से बिड के फॉर्म में जितना ज़्यादा जो बिड करेगा उसको यहाँ पे लैंड को असाइन कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आएगा, किंग आएंगे, वो हैं जो हैं फर्रुखशियार। फर्रुखशियार जो कि 13 में आए, 1713 और 1719 एडी में ये भी निपट गए। इसका जो पावर था बिहाइंड में, वो जो सैयद ब्रदर है ना, कौन कौन है, अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला खान पहला, सेकंड जो है हुसैन अली खान, इसके द्वारा ही इसको थ्रोन में लाए गए थे फर्रुखशियार को। अब इस दोनों के द्वारा जो सैयद ब्रदर है इसके द्वारा थ्रोन में लाए गए थे, तो एक्चुअल में जो रियल पावर होगा वो फर्रुखशियार के पास होगा क्या? नहीं, वो फर्रुखशियार के पास नहीं होगी। ये जो सैयद ब्रदर है इसके पास होगा रियल पावर, क्योंकि इसी के द्वारा ही इसको यहाँ पे लाए गए हैं, फर्रुखशियार को थ्रोन में लाए गए हैं। इसका जो रिलीजियस पॉलिसी रहे हैं तो जिजिया टैक्स को अबॉलिश किए हैं, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किए गए हैं। और जो ब्रिटिश का कनेक्शंस होता है ना एक, वो यहीं से स्टार्ट हो गए थे फर्रुखशियार के साथ, जिसमें से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको फरमान ग्रांट दिए गए थे। फरमान का मतलब होता है कि फ्री में ट्रेड कर सकते हो। पहले क्या होता था कि ट्रेड अगर करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1717 में जो है फर्रुखशियार के द्वारा फरमान इशू किए गए हैं, जिसमें से फ्री में विदाउट टैक्स गिवन टैक्स जो है ट्रेड किए जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है कि जो फ्री ड्यूटी ट्रेड है बंगाल में, इसको भी दिए गए हैं, क्योंकि जितना टैक्स दिए जाते थे वो टैक्स को देना नहीं पड़ेगा, तो जो ब्रिटिश का इकोनॉमी है वो तो राइज होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर नेक्स्ट जो रूलर आएगा उसको रंगीला के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मोहम्मद शाह हैं। ये भी जो है 1719 में आएगा, 48, थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम लंबा रहे हैं, है ना। इसे रंगीला के नाम से जाने जाए, इसलिए रंगीला के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इसका जो एम था, या फिर इसका एम तो नहीं बोलना चाहिए, इसका जो लाइफ स्टाइल थे बहुत ज़्यादा लग्जरियस थे, लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, कल्चरल लाइफ जीना चाहते थे, ये इसीलिए इसको जो है मेजर रंगीला बोले जाते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा फ्रेगमेंटेड है, और इसी के टाइम में जो है पूरा इसका जो टेरिटोरियल जितना कंसोलिडेट किए गए थे बाबर के समय, हुमायूं के समय, उसको फिर से जो है एक गर्त में ले जाने का काम, उसको जो है एज अ फ्रेगमेंट करने का काम इसी के टाइम में हुआ था, मोहम्मद शाह के टाइम में। जैसे कि हैदराबाद हो गया जो कि निज़ाम उल मुल्क के हाथ में चले गए, अवध हो गया जो कि सादत खान के हैंड में चले गए, बंगाल बिहार जो ये उड़ीसा वाले एरिया हैं वो मुर्शिद कुली खान के हैंड में चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला है मोहम्मद शाह के टाइम में। और कई बैटल भी लड़े गए हैं, जैसे कि बैटल ऑफ करनाल हो गया, इसमें मुगल को डिफीट किए गए हैं, जिसमें जो, और ये मुगल को किसके द्वारा डिफीट किए गए हैं? नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह जो है इंडिया में इन्वेजन किए हैं, जैसे कि 1739 एडी हो गया, यहाँ पे इन्वेजन किए गए हैं नादिर शाह के द्वारा। और नादिर शाह इंडिया में जब इन्वेजन किए हैं उस समय मुगल एम्परर थे, तो मुगल को डिफीट किए हैं, और जो कोहिनूर जो डायमंड है ना इसको लूट के ले गए, पिकॉक जो थ्रोन है इसको भी अपने साथ ले गए। अब अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और ये जो कोहिनूर डायमंड है, पिकॉक थ्रोन है, एक्चुअली ये एक रूल को बताता है, एक रूलर के साइन है। अगर इसी को लेके चले जा रहे हो तो क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो मुगल एम्परर है पूरा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि अपना खुद का यहाँ पे पिकॉक, अपना खुद का यहाँ पे जो थ्रोन है, जिस गद्दी में बैठते थे उसी को यहाँ पे नहीं बचा पाए। तो ये तो रियलिटी में वही शो कर रहे हैं कि ये जो
रूलर है जो मोहम्मद शाह, ये पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही में है, इसके पास कोई एक्चुअल में पावर नहीं है। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आएगा, जिसे दुर्रानी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है जो आलमगीर सेकंड है, इसको एज ए इम्पर के तौर पे यहाँ पे लिए गए हैं, है ना। तो फिर उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद जो है आलमगीर सेकंड आएगा, उसके बाद जो है शाह आलम सेकंड आएगा, फिर अकबर सेकंड आएगा, फिर बहादुर शाह सेकंड है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा लास्ट रूलर रहेगा बहादुर शाह सेकंड, जिसे जफर भी बोलते हैं। और यहीं से पूरा यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका पूरा इमरजेंट हो जाएगा, और जो मुगल एम्परर है पूरा ये डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे। यही तक था लास्ट में। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको इंड करेंगे तो रीजन के साथ इंड करेंगे मुगल एम्परर को, कि अगर होलिस्टिकली बाबर आए पहले में, बाबर के द्वारा पूरा मुगल एम्परर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, और जो बहादुर शाह सेकंड जो जफर इसके द्वारा इंड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इस्टेब्लिश करने से इंड तक कि लास्ट में जो इतना बड़ा मुगल एम्परर है वो इंड हुआ क्यों, इसका कई रीजन है। जैसे कि अगर पॉलिटिकल रीजन देखोगे तो औरंगजेब के बाद तो पूरा वीक सक्सेसर ही आए हैं, जितना भी देखोगे सब कमजोर सक्सेसर ही आए हैं, ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो अदर देखोगे सक्सेशन का जो वारफेयर हो कांस्टेंट लड़ते रहे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। इसके चक्कर में क्या हो रहा था कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहे थे। जितना इसको जो है रूल करना चाहिए प्रॉपर लेवल में, इफिशिएंट वे में, वो रूल तो कर ही नहीं पाए। प्लस अगर वारफेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अगर लड़ाई कर रहे हो, तो बैक में जो फंडिंग है वो पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो बैक में फंडिंग ही नहीं रहेगा, तो अगर अचानक अटैक हो गए तो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थे। उसी के साथ अगर रिलीजियस फैक्टर देखोगे तो औरंगजेब का जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी था जो नॉन मुस्लिम की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, जिसके थ्रू यहाँ पे इसका डिक्लाइन हुआ है। इकोनॉमिक कॉसेस में जो ट्रिजरल है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डक्कन वार में चले गए, क्योंकि औरंगजेब हो गया, या फिर हाँ औरंगजेब के आगे ही थोड़ा सा देखोगे तो मराठा जो है, तो मराठा के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट वे में लड़ाई होते ही रहे हैं, तो इससे फंडिंग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए। फिर करप्शन हो गया, जागीरदारी क्राइसिस हो गया, ये सब जो है कुछ रीजन रहे हैं। एक्सटर्नल इन्वेजन भी हुए हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्वेजन हुए हैं जिसमें से नादिर शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली हो गया, ये जो है कॉन्स्टेंटली जो है इंडिया में अटैक भी किए हैं, इंडिया को लूट के जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन रहे हैं जिसके थ्रू पूरा डिक्लाइन में चले गए हैं मुगल एम्परर। फिर रीजनल पावर का राइज हो गया, जैसे कि हैदराबाद है, बंगाल हो गया, अवध है, मराठा हो गया, ये सब ऑटोनोमस लेवल में किंग बनते चले गए। तो जब ये किंग बनेंगे तो फिर जो डिक्लाइन है वो तो होगा ही होगा। प्लस उसी के साथ जो यूरोपियन एंट्री हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहे हैं, पोर्तुगस आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे रीज़न है जिसके थ्रू पूरे यहाँ पे मुगल एम्परर का डिक्लाइन हुआ है। क्लियर है। ये तो रहा सेकेंड पार्ट, ठीक है। और यहाँ से जो मुगल एम्परर है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। मुगल एम्परर तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, उसको भी यहाँ पे हॉलिस्टिकली वे में कवर कर लेंगे, जिसके थ्रू पूरा जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।